बांग्लादेश में बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे? ममता बनर्जी ने बोला कि अगर बांग्लादेश ही हमारा दरवाजा खटखटाते हुए आए तो हम उनको पनाह जरूर देंगे। सबके पीछे मुद्दा था आरक्षण। A new flashpoint between Mamata Banerjee and the Modi government. আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না। इस प्रकार के कई वीडियो आपने देखे। ये आरक्षण का वायरस सिर्फ भारत में ही नहीं, बस हर जरूरतमंद को मिले, बस रिक्वायरमेंट इसकी है। नमस्कार साथियों, आपका लैब पर बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी लैब आपका तहे दिल से वेलकम करता है। और ममता बनर्जी ने अभी रिसेंटली, आपने सुना होगा, बांग्लादेश में बहुत बड़ी वायलेंस हुई। ममता बनर्जी ने बोला कि अगर बांग्लादेश ही हमारा दरवाजा खटखटाते हुए आए तो हम उनको पनाह जरूर देंगे। इस प्रकार के कई वीडियो आपने देखे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उस सब के पीछे मुद्दा था आरक्षण। जी हां, ये आरक्षण का वायरस सिर्फ भारत में ही नहीं। मैंने क्यों बोला आरक्षण का वायरस? क्योंकि ये बहुत अच्छा भी है, लेकिन कभी कभी जरूरतमंदों को नहीं मिल पाता है, और सिर्फ जो जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है। तो इससे जैसे भारत में ये डिबेट उठती रहती है, आरक्षण होना या चाहिए या नहीं होना चाहिए, जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या को उसकी नीड है। बस हर जरूरतमंद को मिले, बस रिक्वायरमेंट इसकी है। इसी प्रकार से क्या हुआ, बांग्लादेश में भी यही कहानी हुई। देखिए, बांग्लादेश में अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपने देखा कि बांग्लादेश में बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे थे? देखिए, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे, इसके लिए आपको बांग्लादेश का इतिहास जानना पड़ेगा थोड़ा सा। बांग्लादेश, देखिए, आजाद कब हुआ है? बांग्लादेश आजाद हुआ है 1971 में। बांग्लादेश जब 1971 में आजाद हुआ, जबकि भारत बहुत पहले आजाद हो गया था, 1947 में भारत जो है ये आजाद हो गया था। बांग्लादेश ने अपनी आजादी का स्वाद चखा है 1971 में। जब ये आजादी हुई तो उस समय, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उससे आपको शॉक लगेगा, उस समय रिजर्वेशन 80% रखा गया था, 80%। 20% सिर्फ जनरल को सीट्स होती थी। बांग्लादेश में 80% रिजर्वेशन रिजर्व कर दी गई थी सीट्स, और 20% सीट्स सिर्फ जनरल वालों के लिए होती थी। इसके बाद अब इसी 80% कैसे होता था, इसको समझिएगा। तो आप ये देख रहे हैं, अभी रिसेंटली बांग्लादेश का एक न्यूज़पेपर है द डेली स्टार, वहीं से हमने इस तथ्य को निकाला है। 80% कोटा सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था, जिसमें से 80 का विभाजन कैसा था, 30% जो होता था वो बच्चों को दिया जाता था, फ्रीडम फाइटर्स के। मतलब जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके बच्चों को दिया जाता था। अच्छा, अब इसमें यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी आती है, उन सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को ही नहीं दिया जाता था। बाद में क्या हुआ, उन बच्चों के साथ साथ उनके पोते पोतियों को भी दिया जाने लगा। मतलब फ्रीडम फाइटर जो थे उनके बच्चे और साथ में उनके पोते पोती। आप कहेंगे इसमें क्या गलत है, भारत में भी तो ये होता है। बिल्कुल सही बात है। भारत में केंद्र में फ्रीडम फाइटर्स का कोटा नहीं होता है, राज्य में होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जैसे हैं आप, तो आप अगर यहां पर एक बहुत फेमस एग्जाम होता है यूपीटीयू का एग्जाम, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलता है, उसमें आप फ्रीडम फाइटर कोटा लगा सकते हैं। लेकिन अक्सर कई इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं जिनमें आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ फ्रीडम उसमें रखा गया है कि हाँ ऐसा होगा, पोते वगैरह तक को भी मिल सकता है। लेकिन समझिएगा, बांग्लादेश में क्या कहानी है कि वहां की आजादी देर से मिली है। तो वहां की आजादी आप समझ लें, हमसे तकरीबन 24 साल बाद उनको आजादी मिली है। तो उनके फ्रीडम फाइटर्स हमसे 24 साल यंग भी हैं। मतलब उनके तो अभी जो बच्चे हैं वही फ्रंट लाइन में हैं अभी। मतलब उन्हीं को अभी आरक्षण मिलने के लिए वो लोग कैपेबल हो गए हैं। बट वहां सरकार ने बोला है कि हम उनके ग्रैंड पेरेंट्स, हम उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तक को हम आरक्षण देंगे। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन तो अभी आए ही नहीं है, जिस कारण से अभी वहां पर 30% आरक्षण बहुत लंबे समय तक चलेगा, कम से कम 25 साल और चलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या जो अभी पैदा हुई है वो यही है कि ग्रैंड चिल्ड्रन को क्यों अलाउ कर दिया, कि फ्रीडम फाइटर्स तक था ठीक है, उनके बच्चों तक था ये भी ठीक है, बट उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को आरक्षण क्यों अलाउ किया? अच्छा, अब आप ये समझिएगा, तो 30% जो कोटा हुआ करता था वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को दिया जाता था। 40% जो था वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई ऐसे जिले हैं जो बहुत ही ज्यादा अति पिछड़ा जिला है, उनको 40% दिया जाता था। 40 और 30 70% हो गया है। और 10% जो था वो महिलाओं को दिया जाता था। 40 30 70 और 10 80, 80% रिजर्वेशन होता था, और 20% जनरल वालों को मिलता था कि अगर आप इन तीनों में से नहीं है तो आपको फिर रिजर्वेशन आपके लिए तो है ही नहीं, 20% सीटों पे आपको कॉम्पीट करना है। अच्छा, फिर क्या हुआ, धीमे धीमे समय के साथ में जैसे जैसे वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डेवलप होते गए, इस रिजर्वेशन को कम करते गए। वो 40% से इसको निकालते गए और जनरल में बढ़ाते चले गए। ये एक अच्छी बात है। जैसे अगर आप देखेंगे 1971 में उन्होंने ये काम सिर्फ 5 साल के लिए किया।
5 साल बाद ही 1976 में इन्होंने क्या किया कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक 40% हुआ करता था, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक 40% हुआ करता था, उसको कम कर दिया, 20% हटा के, वहां से 20% हटा दिया और 20% यहां पर ले आए। मतलब इसको 20% में ले आए। अब जो 20% बचा उसका क्या किया, उसको जनरल वालों को दे दिया कि आपका अभी तक सिर्फ 20% होता था, 20% आप और ले लो, और जनरल वालों का 40% हो गया। ठीक है, अब समझिएगा यहां तक। फिर 10 साल बाद और इन्होंने रिजर्वेशन को रिव्यू किया। 1985 में इन्होंने क्या किया, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से 10% और कम कर दिया। पहले 40 था, फिर 20 किया, फिर पहले इनका कितना था, पहले देखिएगा यहां पर, पहले 40% था, फिर 20 किया और अब 10 कर दिया। अब जो 10% इनमें से बचा, उसमें से 5% जनरल वालों को दे दिया। माने अब जनरल वालों का 45% हो चुका है, और 5% के लिए एक नई कैटेगरी भी खोल दी, माइनॉरिटीज की। मतलब जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, सिख हो गए, जो ये सब वहां पर हैं, धार्मिक माइनॉरिटीज हैं, उनको 5% रिजर्वेशन देते हैं। तो बांग्लादेश की बात करें तो 45% वहां पर जनरल के लिए रिजर्वेशन है, 45% मतलब जनरल सीट्स होती हैं, और 55% वहां पर ये वाला रिजर्वेशन है। फिर थोड़ा आगे चलते हुए 1% रिजर्वेशन ये और ले आए 2012 में, 1% रिजर्वेशन ये और ले आए, बोले जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं हम उनको भी रिजर्वेशन देंगे। और जनरल को अभी तक 45% रिजर्वेशन मिलता था, उसमें से 1% और कम हो गया। बोले, पूछा गया भाई 1% आप कहां देंगे, कहां से देंगे, बोले जनरल वालों में से देंगे। तो 45% में से अब आज का सिनेरियो ये है कि 56% आज के टाइम पर बांग्लादेश में 56% सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं, और 44 माने 44% सीट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर की आप नॉर्मल जनरल व्यक्ति जो है वो इसके ऊपर कॉम्पीट कर सकता है। अब इस बात को लेकर के वहां बहुत ज्यादा बवाल हो रहा था कि भाई आप इतना खराब रिजर्वेशन सिस्टम से मेरिटोक्रेसी बहुत बेकार हो रही है, बांग्लादेश इससे डेवलप नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश इतनी अंडर डेवलप्ड कंट्री इसीलिए है क्योंकि अच्छी मेरिट वाले लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं सही जगहों पर, और खराब मेरिट वाले लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ये प्रोटेस्ट लोग करते रहे। सन 2018 में ये प्रोटेस्ट बहुत विकराल रूप धारण कर लिया। वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे सन 2018 में इसी आरक्षण के चलते। 4 महीने इतना वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ कि वहां की जो सरकार थी, उन्होंने बोला हम पूरा रिजर्वेशन जड़ से खत्म कर देंगे, और उन्होंने पूरे रिजर्वेशन को रातों रात खत्म कर दिया। अब बांग्लादेश एक ऐसा नेशन बन गया था सन 2018 में जो कि 0% रिजर्वेशन देता था। एक समय था जब 80% रिजर्वेशन देने वाला कंट्री आज 0% रिजर्वेशन दे रहा था। 2018 में यह चीज हुई, बांग्लादेश के दिन बहुरने लगे। बांग्लादेश में हर डिपार्टमेंट में मेरिटोक्रेसी पहुंचने लगी। बांग्लादेश का हर डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर से बेहतर होता गया। लेकिन अब कम 2024, अब हम आते हैं 2024 में। 2024 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने, वहां के सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने रिट डाली कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होना चाहिए, हमें वही वाला रिजर्वेशन वापस चाहिए जो 2018 के पहले था। माने 44% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट को मिले, वो नॉर्मल जनरल वालों को मिलेगी, और 56% सीटों पर रिजर्वेशन होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ठप्पा लगा दिया, बोला हां ऐसा होगा। और यह कहानी अभी 1.5 हफ्ते पहले हुई है, माने अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हां बोल दिया कि हां ठीक है, जो 6 साल से रिजर्वेशन 0 था, अब हम क्या करेंगे, वापस से वही 56% और 44% पे आएंगे। इस बात को लेकर के वहां भयंकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसी प्रोटेस्ट में अब ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। जब ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए तो वहां से बड़ी संख्या में लोगों ने भागना शुरू किया, पलायन शुरू किया। अब जब पलायन शुरू किया, तब आपके पास में यहां पर ममता बनर्जी का आपको ये ट्वीट दिखता है आपको कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स और अदर्स जो है वो वेस्ट बंगाल या भारत वापस आ रहे हैं ट्रबल टॉन बांग्लादेश से। हमने बोला है कि देखिए ऐसा है, जितनी सहायता हो सके आप करिए, और अगर बांग्लादेशी हमारे वहां पर 300, अब देखिए 300 स्टूडेंट्स हिली बॉर्डर एरिया पे है। 300 यहां स्टूडेंट्स क्यों बोला, आप पूरी कहानी समझ गए, क्योंकि स्टूडेंट्स ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहां पर नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, तो ममता दीदी ने बोला कि इफ बांग्लादेशीज कम नॉकिंग एट बंगाल्स डोर, वेस्ट बंगाल्स डोर, अगर बांग्लादेशी जो है वेस्ट बंगाल का डोर अगर खटखटाने आएंगे तो हम उसको जरूर ऑनर करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने ये बात भी बोली कि देखिए ऐसा है, अगर भारत इसको, मतलब भारत सरकार के इसमें कोई रोल नहीं है, हम जरूर मदद करेंगे, और यूएन भी ऐसा कहता है। समझिएगा, इन्होंने इस बात में यह भी बोला कि यूनाइटेड नेशंस भी ऐसा कहता है। तो लोगों को लगा कि भाई यूनाइटेड नेशंस भी ऐसा कहता है और फिर भी भारत सरकार इस चीज को नहीं कर रही है।
तो एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन क्या कहता है? यूनाइटेड नेशन यही कहता है, सही बात है। यूनाइटेड नेशन का ये अग्रीमेंट है जो 1951 में रेफ्यूजीज के लिए पास किया गया था और 1954 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। लेकिन अगर आप यहां पर एक लाइन देखेंगे, भारत ने इंडिया डज नॉट गिव सिटीजनशिप टू एनीवन अंडर यूएन रेजोल्यूशन। भारत ने यह अग्रीमेंट कभी साइन ही नहीं किया है। माने जिस अग्रीमेंट के बारे में, जिस अग्रीमेंट की बात कह के वो ये चीज कह रही हैं कि अगर बाहर से कोई भी रेफ्यूजी भी अगर भारत में आता है तो हम उसकी तुरंत सहायता करेंगे, हम उसे हर संभव प्रयास और हम उसकी पूरी मदद करेंगे, हम वेस्ट बंगाल के दरवाजे खोल देंगे उसके लिए। लेकिन और ये यूएन का अग्रीमेंट कहता है, लेकिन यूएन के उस अग्रीमेंट पे भारत ने कभी साइन ही नहीं किया है। ये साइलेंट बात हो गई जो नहीं बताई गई है। तभी देखते हैं, देखिए हमेशा पॉलिटिक्स में ना कुछ चीजें बताई जाएंगी लेकिन कुछ चीजें पीछे छुपी हुई होंगी। वो जब आपको पता चलेंगी तब आपको पूरी कहानी पता चलेगी। अगर आप न्यूज चैनल्स पे देखेंगे ना तो न्यूज चैनल पे सिर्फ आपको पता चलेगा कि अरे सही बात तो है, जब यूएन कह रहा है, यूएन ने जब लिखा हुआ है तो यूएन ने जब बात बोली हुई है तो फिर हम क्यों नहीं मान रहे हैं। यूएन के ऐसे दसियों और अग्रीमेंट्स हैं जिसको भारत ने साइन नहीं किया है क्योंकि वो भारत के हित में नहीं है। क्योंकि अगर यूएन इस पे साइन करता तो अगर भारत इस पे साइन करता, हमारे पड़ोसी देखिए पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो इतना और इन सब में सबसे सेफ कंट्री कौन सी है? भारत है। भारत अपने जनसंख्या के दंश से इस समय झेल रहा है। भारत के पास रिसोर्सेस कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और अगर यहां से भी माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज आने लगे तो भारत में क्या ही होगा फिर, राइट? यूरोप ऑलरेडी इस चीज से, यूरोप ने बहुत ज्यादा दरियादिली दिखाने की कोशिश करी। यूरोप ने सीरिया से, यूरोप ने अफ्रीका से, यूरोप ने लेबनान से, यमन से, ईरान से, इराक से, सबको अपने वहां आने के लिए बोला कि हाँ ठीक है, हम बहुत इजिप्ट से हम बहुत दरियादिल हैं, आइए सब लोग आइए। आज उनको अपनी ही कंट्री में पराया होना पड़ रहा है। अब जो लोग आए थे पहले 10-20 साल तो शांत रहे, लेकिन अब वो कह रहे हैं हमारे हक कहाँ हैं, हम भी तो यहाँ रह रहे हैं इतने टाइम से, हमारे राइट्स कहाँ हैं, इन नौकरियों में हमें भी राइट्स चाहिए, हमारे भी हक होना चाहिए इन नौकरियों में, हमको भी रिजर्वेशन चाहिए इन नौकरियों में, क्योंकि हम तो माइनॉरिटी है इस देश में, ये देश तो हमारा भी है। तो ये इसीलिए भारत कभी नहीं कहता है, भारत ने इसीलिए इस अग्रीमेंट पे साइन नहीं करे थे। बात समझे आप? चलिए, तो ये है पूरी कहानी। अच्छा, बांग्लादेश में जॉब्स की बात करते हैं। बांग्लादेश क्या है, स्टूडेंट्स की मांगे क्या है? स्टूडेंट्स का कहना है कि देखिए आरक्षण 56% मत रखिए, आप इसको 10% पे लेकर के आ जाइए। इसके बाद योग्य उम्मीदवार अगर नहीं मिल रहा है आपके रिजर्वेशन में तो आप उम्मीदवार को अयोग्य उम्मीदवार से मत भरिए, मतलब एक कट ऑफ रखिए। अगर कोई भी रिजर्व व्यक्ति उस कट ऑफ को नहीं छू पा रहा है तो फिर आप उस केस में आप जो जनरल स्टूडेंट है उसको करिए। ऐसा देखिए, इस चीज के लिए भारत में भी केस हुआ था। एक प्रोफेसर साहब थे, ये बहुत फेमस हुआ था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में था। प्रोफेसर्स के लिए एक वो निकला था, प्रोफेसर्स के लिए एक टीचर थे या प्रोफेसर थे, राजस्थान का केस है ये। एक निकलता है एडवर्टीजमेंट, उस एडवर्टीजमेंट में बोला जाता है कि ठीक है, जनरल, एससी, एसटी सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सारी सीटें भरी जाती हैं। एसटी की उसमें एक सीट होती है और एसटी में कोई भी व्यक्ति जो है वो उस कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाता है, तो जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो 2 नंबर होते हैं। अब क्योंकि वो जो एसटी के नंबर जो थे, जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के नंबर थे वो 2 नंबर थे, उनको जॉब दी जाती है। इसके ऊपर बहुत ह्यू एंड क्राई, बहुत हल्ला हुआ था, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। ये 5 साल पहले की बात है ये, कि 2 नंबर आने के बाद भी व्यक्ति को प्रोफेसर बनाया गया था, क्योंकि जितने भी लोगों ने भरा था उनमें से बहुत ही कम एसटी वाले लोग थे जिन्होंने उस फॉर्म को भरा था। तो उसमें से भी हाईएस्ट नंबर जो थे वो 2 नंबर या 4 नंबर, उनके बहुत ही कम नंबर थे, मतलब कट ऑफ भी नहीं क्लियर था, बट फिर भी उनको प्रोफेसर बनाया गया था। तो इसी चीज के लिए हल्ला हुआ था कि अगर टीचर के लिए अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर आगे के जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका क्या होगा। बट देखिए, रूल का हम भी सम्मान करते हैं, जो भी रूल हैं सरकार ने बनाए हैं, संविधान में लिखे गए हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के ही लिखे गए होंगे। ये तो एक वन ऑफ इंसिडेंट है जो हमने आपको बताया। अच्छा, फिर इनका कहना है सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान परीक्षा हो, फिर सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र एक हो, क्योंकि बांग्लादेश में क्या है कि आपकी उम्र जो है, जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा उम्र है। तो जब ज्यादा उम्र का व्यक्ति, अगर एक 40 साल का व्यक्ति अगर जॉब करने आ रहा है और अगर एक 22 साल का व्यक्ति जॉब करने आ रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी एनर्जी दोनों में होगी। 40 साल का व्यक्ति के पास क्या एनर्जी होगी और 22 साल के व्यक्ति के पास, 25 साल के युवक के पास में क्या एनर्जी होगी। तो ये उनकी मांग है। और एक बार से ज्यादा आरक्षण का इस्तेमाल नहीं हो। अगर किसी ने एक बार आरक्षण का इस्तेमाल कर लिया है तो फिर वो अपने जीवन में दोबारा कहीं आरक्षण का इस्तेमाल ना कर पाए। तो ये इनकी 5 डिमांड्स हैं। अच्छा, बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं ना, जॉब मार्केट वहां पर कैसा है, यहां पर एक सेकंड रुकिएगा। रिफ्यूजीज हो गया, जॉब मार्केट की बात अगर हम करें, हाँ, ये तो आप ये समझिए हर साल
4 लाख से भी ज्यादा गवर्नमेंट 4 लाख, इतनी छोटी कंट्री, इतनी जरा सी पॉपुलेशन, फिर भी 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हर बार बांग्लादेश में एग्जाम देने की तैयारी करते हैं, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने की तैयारी करते हैं। हर साल 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है। और पोजीशन हर साल 3000, जैसे हमारे वहां यूपीएससी में मोटा मोटा 1000 वैकेंसी निकलती है, 990, 1014 ऐसे करके निकलती हैं, बट यहां पर हर साल 3000 लोग बीपीएससी के थ्रू, माने ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, ये बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज है, हर साल 3000 लोग यहां पर बैठते हैं। और यहां पर क्या है इनका, अब इनको ये डर लग रहा है कि भाई अभी तक मेरिट डोमिनेंट थी पिछले 6 साल से, लेकिन अब जो है कोटा सिस्टम के थ्रू कोटा होल्डर्स द्वारा सीट्स को ले लिया जाएगा, ये इनका कहना है। तो बस ये है पूरा कहानी, बांग्लादेश में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पर, कैसा सिस्टम है। उम्मीद है आपको ये पूरी बात समझ आ चुकी होगी, खूब बढ़िया से अच्छे से आया होगा, ठीक है जी। तो चलते हैं, और आप जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आपको एकदम पारदर्शी हो गया, ये टॉपिक एकदम क्लियर हो चुका है। ऐसे ही कोई भी ज्वलंत मुद्दा आएगा तो फिर से हम आपके सामने इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।